हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का री एग्ज़ाम 30 मार्च को होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 30 मार्च को होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन था कि तत्वबोधिनी सभा का गठन यानी स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। तो 6 अक्टूबर 1839 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तत्वबोधिनी सभा का जो है उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इस सभा का जो उद्देश्य था ना, वो आपका धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तत्वबोधिनी सभा था ना, ये आपका ब्रह्म समाज से अलग होकर जो है इस सभा का गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आत्मीय सभा का गठन ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, आत्मीय सभा का जो गठन है ना, ये 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्रार्थना समाज का अगर पूछा जाए तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर ले तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोजर फेडरर इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए, रोजर फेडरर का जो संबंध है ना, ये आपका टेनिस से है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो है किस देश से संबंधित है। तो देखिए, रोजर फेडरर जो है ये आपके स्विट्जरलैंड देश के निवासी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में जो है रोजर फेडरर ने ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवरेह जो त्यौहार है ना, ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, नवरेह त्यौहार को जो है ये आपका कश्मीरी हिंदू नव वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका नवरेह त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका चैत्र यानी मार्च और अप्रैल महीने के पहले दिन जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका नवरोज त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका नवरोज है ना, ये पारसी नववर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस नवरोज त्यौहार को जो है ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस त्यौहार को पारसी धर्म के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये भारत में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, भारत में नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो अनुच्छेद 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को जो शपथ है ना ये कौन दिलाते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो है ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद है। तो अगर अनुच्छेद 52 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 52 में आपका कहा गया कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है संघ की कार्यकारी जो शक्ति होगी ना वो आपका राष्ट्रपति के पास होगा। और ये आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपका अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ये आपका अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है ना ये आपका अनुच्छेद 56 में है। पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता का जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 58 है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शर्तें हैं यह आपका अनुच्छेद 59 में है। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना यह आपका अनुच्छेद 61 बताता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की जो अवधि है ना ये आपका अनुच्छेद 62 में कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये कितनी भाषाएं शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपके 22 भाषाएं शामिल है। तो 22 भाषाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये 22 भाषाएं जो आप देख सकते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है संविधान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था। तो देखिए शुरुआत में 14 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में आपका जो है शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि सिंधी भाषा को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए सिंधी भाषा की बात कर ले तो 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें जो है इन तीनों भाषा को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाओं को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कितने शास्त्रीय भाषा को जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 6 भाषाओं को जो है भारत में शास्त्रीय भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया है। और वो 6 भाषाएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आपका तमिल भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सेकंड आपका संस्कृत भाषा है जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा है जिसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु भाषा है जिसे 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिफ्थ आपका मलयालम भाषा है जिसे 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और सिक्स्थ आपका उड़िया भाषा है जिसे 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अगर रानी की वाव की बात कर ले तो ये आपका भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। तो आपका अगर पूछा गया था किस नदी के किनारे स्थित है तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रानी की वाव का जो चित्र है ना ये जुलाई 2018 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 100 रुपये के नए नोट पर जो है इसे चित्रित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रानी की वाव को जो है
22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राउत नाचा ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका राउत नाच है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राउत नाच जो लोक नृत्य है ना, ये आपका दीपावली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना, ये आपका मुख्य रूप से यदि वंशीय यानी या जो आपके यादव समुदाय होते हैं ना, उनके द्वारा जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि आपका सुवा, कर्मा, कक्सार, गौर नृत्य, ये सभी जो आपके छत्तीसगढ़ के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपके सदस्य भाग लेते हैं, सबसे पहला तो आपका संसद के दोनों सदन यानी जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य जो होते हैं ना, यानी जो दोनों सदन के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो आपका दिया गया होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो नहीं लेते हैं ना, वो आपके संसद के मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो वो भाग नहीं लेते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो दिसंबर 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बीसीसीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बीसीसीआई के जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो देखिए बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष है ना, ये 1928 में R.E. ग्रांट गोवन जो ये पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है ना, ये आपके रोजर विन्नी है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं ये आपके जय शाह हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना है ना, ये 15 जून 1909 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन यानी अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो ये किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था ना, ये आपका जो है मैकाले के मिनट की रिपोर्ट पर आधारित था। तो मैकाले मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उस्ताद अलाउद्दीन खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात कर ले तो ये आपके सरोद वादक थे। तो सरोद वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान को जो है 1958 में पद्म भूषण और 1971 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है ये कौन सी होती है। तो देखिए गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है ना, ये आपका क्ले लोम यानी दोमट मिट्टी होता है। तो दोमट मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यानी जल संधि जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 9 डिग्री चैनल के बारे में। तो देखिए ये जो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो वो अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मिनिकॉय और मालदीव को जो है अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुत मेला का जो आयोजन है ना, ये कितने जिलों में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को जो है 25 राज्य और 197 जिलों में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का जो आयोजन है वो किया गया था। तो 197 जिले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जो है हिनसोंग ने जो है पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का जो वो भ्रमण किया था। तो देखिए ये जो आपका चीनी यात्री हिनसोंग था ना, ये आपका पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का जो भ्रमण है ये आपके नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है वो किया था। तो नरसिंहवर्मन प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पल्लव का जो है संस्थापक कौन था, तो देखिए पल्लव वंश का जो संस्थापक थे ना ये आपके सिंह विष्णु थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है। तो देखिए भारत में जो आपका 10 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका जनगणना किया जाता है। तो 10 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहली जनगणना जो है ये कब कराई गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना ये आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो वो किया गया था। वहीं अगर आधिकारिक जनगणना की बात कर ले तो देखिए भारत में जो पहला आधिकारिक जो जनगणना है ना वो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो वो आयोजित करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है ना वो कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% रहा था। जिसमें आपका सबसे पहले अगर बात कर ले सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय रहा था वो आपका जो है मुसलमान रहा था। मुसलमानों की जो संख्या है ना ये आपका 14.2% रहा था। और सेकंड यानी दूसरा जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय रहा था ना ये आपका क्रिश्चियन यानी ईसाई रहा था। ईसाई का जो परसेंटेज रहा था वो आपका 2.3% रहा था। तो ईसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर तीसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय पूछा जाए तो ये आपका सिख धर्म रहा था। सिख धर्म का जो परसेंटेज है वो आपका 1.7% रहा था। उसके बाद आपका बौद्ध रहा था, उसके बाद जैन, उसके बाद आपका पारसी धर्म रहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में गरीबी का जो आकलन है ना ये किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में गरीबी का जो आकलन है ना ये नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि I2U2 इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका I2U2 है ना ये 4 देशों के द्वारा यानी भारत, इजराइल, UAE और USA के द्वारा गठित एक नया समूह है। और इस समूह का जो नाम है ना वो अन्य नाम जो है वो आपका पश्चिम एशियाई स्क्वाड यानी वेस्ट एशियाई क्वाड जो है इसका अन्य नाम है। तो पश्चिम एशियाई क्वाड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाराजा सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने जो है किस शहर की स्थापना की थी। तो देखिए सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर की जो स्थापना वो किया गया था। तो जयपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा इन्हें जो है सवाई की उपाधि दी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है इन्हें सवाई की उपाधि जो है वो दी गई थी। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है उन्हें सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि जो है वो दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा उत्तर भारत में जो है 5 खगोलीय इकाइयों का जो है निर्माण किया गया था। और ये 5 खगोलीय इकाई जो थे उनका जो नाम है ना ये जंतर मंतर जो वो नाम दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जंतर मंतर जो पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी ये जो आपके 5 जंतर मंतर जो है वो बनाए गए हैं। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो ये आपके महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंटिनेंटल मास यानी महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से जो है ये किस खनिजों से जो वो बना होता है। तो देखिए ये जो आपका महाद्वीपीय संगति होते हैं ना ये आपके सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से जो वो बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम और सिलिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसलिए जो इसे सियाल भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जो द्रव होते हैं ना उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो आपके मौजूद द्रव्य होते हैं उसे जो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है।
तो कोशिका द्रव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फंक्शन ऑफ सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स इनसाइड ए सेल इज परफॉर्म्ड बाय, यानी एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने, ये जो कार्य होता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने का जो कार्य है ना, ये आपका गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। तो गोल्जी एपरेटस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1905 के बंगाल विभाजन का जो है आधिकारिक कारण क्या था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, ये आपके भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये बंगाल विभाजन किया गया था। और इसका जो आधिकारिक कारण था वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी प्रशासनिक सुधार था। तो प्रशासनिक सुधार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेम द सर्किट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, यानी उस परिपथ घटक का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को जो है चालू या बंद करने के लिए जो है किया जाता है। तो देखिए, स्विच जो होता है ना, वो सर्किट का एक मुख्य घटक होता है जिसका उपयोग सर्किट में करंट के प्रभाव को शुरू करने या फिर बंद करने के लिए जो वो किया जाता है। तो स्विच आपका यहाँ पे करेक्ट आया था कि हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, यानी भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम जो अधिकारी है ना, ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है? तो देखिए, फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो दलाई लामा की आत्मकथा है। तो दलाई लामा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक है ना, ये जो आपका हार्पर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 को जो ये आपका प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके दलाई लामा थे ना, इन्हें जो है 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य पुस्तकों के लेखक के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और कन्वर्जन विथ माई सेल्फ। ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम ए हिंदू, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 तक सबसे ज्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार है ना, ये जीतने वाले भारतीय कौन है? तो देखिए, 2022 तक सबसे ज्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार है ये AR रहमान ने जीता है। तो AR रहमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि AR रहमान को जो है किस वर्ष और किस मूवी और किस गाने के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि AR रहमान को 2009 में जो आपका फिल्म जो आपका प्रकाशित हुआ था, जो कि ब्रिटिश मूल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में जय हो गाने के लिए जो है इन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भानु अथैया ने जो है वर्ष 1983 में फिल्म गांधी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो है ये ऑस्कर पुरस्कार जो है वो जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को जो है कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कैप्टन कूल या फिर माही या फिर थाला के नाम से ये जो आपके महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हिटमैन के नाम से जो है ये रोहित शर्मा को जाना जाता है। रन मशीन या चीकू के नाम से जो है ये विराट कोहली को जाना जाता है। इसके अलावा पॉकेट डायनेमो के नाम से जो है ये आपके लिएंडर पेस को जाना जाता है। गब्बर के नाम से जो है ये आपके शिखर धवन को जाना जाता है। हिमा दास के नाम से ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जो है ये आपके हिमा दास को जाना जाता है। जंबो के नाम से जो है अनिल कुंबले को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है ये सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के रूप में जो है ये मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है।
उड़न परी या फिर पायोली एक्सप्रेस के नाम से जो है ये पीटी उषा को जाना जाता है। दादा के नाम से जो है ये सौरभ गांगुली को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से जो ये आपका मिल्खा सिंह को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जो ये आपका शोएब अख्तर को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जो है ये हरभजन सिंह को जाना जाता है। माही या फिर कैप्टन कूल या फिर थाला के नाम से जो है ये महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। दवाल के नाम से जो है ये राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जो है जगवाल श्रीनाथ को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा मुल्तान का सुल्तान या फिर नवाजगढ़ के नवाब के नाम से जो है ये वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जो है ये महेश भूपति और लिएंडर पेस को जो वो जाना जाता है। ब्लैक पर्ल के नाम से जो है ये पेले को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली पर जो है ये कब बम फेंका था। तो देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा सेंट्रल असेंबली पर जो है ये 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंका गया था। तो 8 अप्रैल 1929 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केलुचरण महापात्र ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए केलुचरण महापात्र की बात कर ले तो ये आपके ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके केलुचरण महापात्र है ना ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2000 ईस्वी में जो है केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1974 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक के बारे में, जैसे कि सुजाता महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सती प्रथा का जो अंत है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर वर्ष 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई, यानी उस समय जो भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और इसी के अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से जो है सती प्रथा पर 4 दिसंबर वर्ष 1829 को जो है भारत में पूरी तरह से जो है वो रोक लग गया था। तो 4 दिसंबर 1829 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका कालबेलिया दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कालबेलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि घूमर, गैर, चारी, गिनाद, झूलन लीला, भवई, कच्छी घोड़ी, इन सभी का जो संबंध है ना ये राजस्थान के लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फुटबॉल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए फुटबॉल में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य खेल में खिलाड़ियों की संख्या अगर देख लें तो बेसबॉल में जो आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में जो आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट की बात कर ले तो 11 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में आपके 1 खिलाड़ी होते हैं, लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, चेस में आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होते हैं, टेबल टेनिस में आपके 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस ये तो सभी आपके खेल जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट है। तो सभी को जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है ये सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सातवाहन वंश के बारे में कि सातवाहन वंश की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना ये आपका 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश की स्थापना किया गया था। इसके अलावा बात कर ले सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए ये जो आपका प्रतिष्ठान था ना जो कि आपका महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है, और ये जो आपका सातवाहन वंश का जो वो राजधानी रहा था
इसके अलावा बात कर ले सातवाहन साम्राज्य का राजकीय भाषा क्या था। तो देखिए सातवाहन साम्राज्य का जो राजकीय भाषा था यह आपका प्राकृत था। वहीं अगर लिपि की बात कर ले तो देखिए सातवाहन वंश का जो लिपि था ना यह आपका ब्राह्मी लिपि था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है ना यह आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 26 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो ये आपका वर्णित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना जो कि एक आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 में आपका क्या कहा गया है। तो देखिए समझ की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार, ये जो आपका अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 27 की बात कर ले तो देखिए किसी विशेष धर्म के 100% के लिए करों का भुगतान करने की जो स्वतंत्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 27 में है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 28 में बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अल्पसंख्यकों के हित का जो संरक्षण है ना ये आपका अनुच्छेद 29 में है। शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ना ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं तो देखिए विश्व में जो आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर ले तो विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद अंटार्कटिका है। उसके बाद आपका यूरोप है। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है ना यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर महासागर की बात कर ले तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है ना यह आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो यह आपका अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो देखिए तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है ना ये आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। चौथे की बात कर ले तो ये आपका दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर यानी साउथर्न अंटार्कटिक ओशियन है। और सबसे छोटा अगर महासागर पूछा जाए तो ये आपका आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो देखिए ये जो आपका पाक स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य है ना ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य जलडमरू मध्य के बात कर ले तो देखिए मलेशिया तथा इंडोनेशिया को ये जो है कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है। तो ये आपका मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है। जावा एवं बाली को जो है ये आपका बाली जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। इसके अलावा रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है ये आपका बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेरीकल्चर का जो संबंध है ना ये किससे है। तो देखिए सेरीकल्चर जो है ये आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो रेशम कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य पालन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका एपीकल्चर है ना ये आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर की बात कर ले तो ये आपके फूलों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो ये आपका सब्जी की खेती से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात कर ले तो ये आपका मछली पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर जो ये आपका केचुआ पालन से संबंधित है। वीटी कल्चर जो ये आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। फंगी कल्चर जो ये आपका मशरूम की खेती से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निमोनिया रोग ये जो है मानव शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए ये जो आपका निमोनिया रोग है ना ये मानव शरीर के लंग्स यानी फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है। तो फेफड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका निमोनिया रोग है ना ये फेफड़े में सूजन की स्थिति जो है इस रोग में जो वो बन जाती है। और ये जो आपका मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से जो है वो होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु है ना ये 30 वर्ष होना चाहिए।
तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है ना, ये 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये महाराष्ट्र राज्य में है। तो देखिए ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो ये आपका निकलता है। तो देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये आपका महाराष्ट्र राज्य से होता है। तो गोदावरी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो लिंगानुपात है ना, वो सबसे अधिक या फिर सबसे कम, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। वहीं अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य की बात कर ले तो देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात है ना, वो आपका 1000 पुरुषों पर जो है 877 महिलाएं थी। तो सबसे अधिक अगर पूछा गया था तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे कम अगर पूछा गया था तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछ ले कि सबसे कम जो है लिंगानुपात किसका रहा था, तो देखिए सबसे कम जो लिंगानुपात है ना, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का रहा था, जो कि आपका 1000 पुरुषों पर जो है 618 महिलाएं थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उदयपुर शहर की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की जो स्थापना है ना, ये 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। तो महाराणा उदय सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्टैंड अप इंडिया ये जो योजना है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए अगर स्टैंड अप इंडिया की बात कर ले तो ये आपका भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। और इस योजना को जो शुरू है ना, वो 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है इस योजना को जब वो शुरू किया गया था, तो आपके ऑप्शन में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाएं आपका दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रसिद्ध अंबुबाची मेला ये जो है भारत के किस शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका प्रसिद्ध अंबुबाची मेला है ना, ये भारत के आपका गुवाहाटी शहर में जो है ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो गुवाहाटी दिया गया था, तो गुवाहाटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में जो है लगता है। तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर जो है आक्रमण कब किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चंगेज खान जो था ना, ये मंगोल साम्राज्य का जो है वो संस्थापक था। और इसने जो है वर्ष 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो वर्ष 1221 ईस्वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए उस समय जो भारत पे शासनकाल रहा था ना, वो इल्तुतमिश का रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्लूकोज, सोडियम बेंजोएट, सैक्रिन और लैक्टोमेसिन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सैक्रिन है ना, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो सैक्रिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो देखिए हर्षवर्धन के द्वारा जो है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सभी जो पुस्तकें है ना, ये आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। और इनमें से जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका अमुक्तमाल्य दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अमुक्तमाल्य जो पुस्तक है ना, ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है, ना कि हर्षवर्धन के द्वारा। तो अमुक्तमाल्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिपाशा ये जो है किस नदी का प्राचीन नाम है। तो देखिए बिपाशा जो है ये आपका ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। तो ब्यास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम के बारे में, जैसे कि इंडस का जो प्राचीन नाम था यह आपका सिंधु था, झेलम का जो प्राचीन नाम था यह आपका वितास्ता था। इसके अलावा 20 नदी का जो आपका प्राचीन नाम था यह आपका बिपाशा था। इसके अलावा सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था यह आपका सतुद्री था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना ये जो है कब की गई थी। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की जो स्थापना है ना ये आपका 31 अक्टूबर 1966 को किया गया था। तो 31 अक्टूबर 1966 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का पहला हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला हाई कोर्ट है ना ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1 जुलाई 1862 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है अपना हाई कोर्ट है। तो देखिए दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक हाई कोर्ट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु हैज वन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ना ये किसने जीता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपका 2022 दिया गया था यानी 2022 तक जो है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये जो है किसने जीता है। तो देखिए 2022 तक सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ना ये राफेल नडाल ने जीता है। और कितने टाइटल जीत चुके हैं। तो ये आपके 22 टाइटल जीत चुके हैं। तो राफेल नडाल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2023 की बात कर ले तो 2023 तक राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच जो है ये 22 टाइटल यानी 22 ग्रैंड स्लैम जो वो जीत चुके हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भीमसेन जोशी ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए भीमसेन जोशी जो है ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भीमसेन जोशी ये जो है किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो ये आपके ख्याल गायक से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भीमसेन जोशी को जो है 2009 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1985 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 1972 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो है किस शास्त्रीय नर्तक को जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1986 में पंडित बिरजू महाराज जो कि आपके कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध ये जो है किस घराने से है। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ना ये आपका लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है जिसका परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास जो है 238 AMU होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे भारी जो आपका नेचुरल रूप से पाए जाने वाले जो तत्व है ना वो आपका यूरेनियम है जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपका 238 AMU होता है। तो यूरेनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो ये आपका 92 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए खिलजी वंश की जो स्थापना है ना वो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खिलजी वंश का जो आपका शासनकाल है ये कब से कब तक रहा था। तो ये 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। जिसके प्रथम शासक की बात कर ले तो ये आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहे थे जिनका शासनकाल 90 से लेकर 96 तक रहा था। इनके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपके खिलजी वंश के जो है आपके शासक रहे थे। और इनका जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। इसके अलावा अन्य दिल्ली सल्तनत की बात कर ले तो देखिए गुलाम वंश की जो स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और इनका जो शासनकाल है ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश की जो स्थापना ये खिज्र खां के द्वारा किया गया था जो कि 1414 से लेकर 1421 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। वहीं अगर बात कर ले लोधी डिनेस्टी यानी लोधी वंश का जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो लोधी वंश की जो स्थापना ये बहलोल लोधी के द्वारा
1451 से लेकर 1489 का इनका शासनकाल रहा था। तुगलक वंश की जो स्थापना ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या है ना वो सबसे कम रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है ना इसका जनसंख्या जो वो सबसे कम रहा था। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा था तो ये आपका दिल्ली रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। यानी लॉर्ड डलहौजी ने जो है किस जगह को जो वो चेरी की उपाधि दी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध राज्य का जो वर्णन है ना वो एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा इसका वर्णन जो वो किया था। तो अवध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता कि विच इज इंडिया फर्स्ट स्पेस मिशन विथ ह्यूमन, यानी मानव युक्त भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है। तो देखिए मानव युक्त भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान है ना ये आपका गगनयान है। तो गगनयान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2022 में केंद्र ने कौन से 3 राज्यों में जो है कुल 3 बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण की जो है सैद्धांतिक मंजूरी जो वो दी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य में बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी जो वो प्रदान की गई है। तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 का महिला क्रिकेट विश्व कप का जो 12वां जो आपका संस्करण हुआ था ना ये आपका जो है न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने जो है इस बार जो है ये 7 बार जो है इसका खिताब जो वो जीत चुका है। उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला एशिया कप 2022 ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का जो महिला एशिया कप है ना ये आपका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो विजेता जो है ये आपका भारत रहा था और उप विजेता जो है ये आपका श्रीलंका रहा था। यानी फाइनल मुकाबले में जो है भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2023 का जो आपका वुमेन T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ ये कहां पर आयोजित किया गया है। तो देखिए 2023 का वुमेन जो T20 विश्व कप है ना ये आपका साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में जो ये आपका आयोजित किया गया है। इसके अलावा वुमेन का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भी जो है ये आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में 5G सेवाओं का जो शुरुआत है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6वें एडिशन में जो है 5G सेवाओं की जो शुरुआत है वो की गई थी। तो 1 अक्टूबर 2022 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पर किया गया था तो ये आपका दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि झारखंड में बीज बोने का त्यौहार कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका रोहिणी त्यौहार है ना जो कि आपका झारखंड में बीज बोने का त्यौहार है। तो रोहिणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका सरहुल पर्व है ना ये भी आपका झारखंड का एक त्यौहार है जो कि आदिवासी का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना ये कब की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ना ये आपका 30 सितंबर 1932 को पुणे में किया गया था। तो 30 सितंबर 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हरिजन सेवक संघ का जो पहले नाम था ना यानी इस संगठन का जो पहला नाम था वो आपका अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था जिसे 13 सितंबर 1933 को जो है हरिजन सेवक संघ का जो है वो नाम दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना ये आपके घनश्याम बिरला थे और इसके जो प्रथम सचिव थे ये आपके अमृतलाल विठलदास ठक्कर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है ये किस राज्य का सबसे अधिक रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में
केरल राज्य का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर जो है ये सबसे ज़्यादा रहा था। कितना रहा था? तो ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 63.82% रहा था। वहीं अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.04% रहा था, जहाँ पर पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो आपका 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि ब्लैक बक नेशनल पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक ये जो आपका गल्फ गुच्छा है ना ये किस प्रकार की पुस्तक है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गल्फ गुच्छा पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और ये जो आपका गल्फ गुच्छा जो पुस्तक था ये आपका 95 छोटी कहानियों का जो वो संग्रह है। तो कहानियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि पूछा गया था कि किस प्रकार का जो है वो पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसे एखारिया भी कहा जाता है जिसमें एक ही नर्तक द्वारा जो है कई भूमिकाओं को जो है वो प्रदर्शन किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम नृत्य को जो है एक कहार्य नृत्य के रूप में जो है वो जाना जाता है, जहां पर एक ही नर्तक जो है एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं जो वो निभाते हैं। तो भरतनाट्यम नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुगलों का पहला जो नियोजित शहर है ना ये कौन सा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फतेहपुर सीकरी है ना ये मुगलों का पहला नियोजित शहर था, जिसे मुगल बादशाह अकबर के द्वारा जो है 1572 से 1585 के बीच जो है इसे अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना ये जो है किस देश से लिए गए हैं? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड देश से लिए गए हैं, लेकिन बच्चे बता रहे थे कि आयरलैंड ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आपका आयरिश जो ऑप्शन में दिया गया होगा। तो आयरिश अगर ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन जो है थैलाफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शैवाल, स्पाइरोगाइरा, थूलोथ्रिक्स, उल्लव, कवक ये सब जो आपके थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था ना ये आपका मार्चिंटिया दिया गया था। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ, MARCHANTIA ये जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मार्चेंटिया है ना ये आपका ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। तो मार्चेंटिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।